हाय, आई एम यशोवर्धन और हजेल आईएएस एकेडमी का ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है हजेल आईएएस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स पे लगातार हम आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस लेके आते हैं और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये हिंदू न्यूज़पेपर का है और आज की डेट भी है 16 जुलाई। तो ये है मुकुल सेनवाल जी का एक लेख है, आर्टिकल है और ये जिस चीज़ पर है ये है द यूएस एस्टेब्लिश एंड एक्सटिंग्विश्ड मल्टीलैटरलिज्म। इसका मतलब है कि अमेरिका ने बहुपक्षवाद की स्थापना की और अमेरिका ही उसे समाप्त कर रहा है। सो क्या करना होगा? भारत को अपने लिए और ग्लोबल साउथ के लिए नया दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। अब आपके मन में सवाल आएंगे कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कुछ बातें कि आखिर ये बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है। अगर हम कभी बात करें यूनिलैटरलिज्म, तो इसका मतलब हो गया लैटरलिज्म हटा दीजिए, एक पक्ष हो गया। बाइलैटरल, दो पक्ष हो गए, जैसे दो देशों के बीच में कोई चर्चा। मल्टीलैटरलिज्म अगर होता है तो वहां पे एक दो से ज्यादा जहां देश होंगे उसे बोलेंगे बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म। और ये क्या है? ये देशों के बीच में आपसी संपर्क या संबंधों को बनाने की एक रणनीति है। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि दुनिया में बहुपक्षवाद के विषय में जो आजकल बातें हो रही हैं, तो अमेरिका ने जिस तरह से प्रारंभ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार हम देखते हैं कि बहुपक्षवाद की स्थापना पर जोर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या, हम उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के जो 16 सूत्र थे, जो 16 पॉइंट्स एक उन्होंने दिए थे, उसमें था लीग ऑफ नेशन बनाने की बात थी और लीग ऑफ नेशन भी बनाया, हालांकि वो फेल हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फिर एक सबक मिला कि एक ऐसा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जहां सभी देश अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक साथ बैठ सकें। ये उसी का परिणाम है बहुपक्षवाद। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हम देखते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की संस्था, WTO की संस्था, वर्ल्ड बैंक की संस्था, IMF की संस्था, या आज की डेट में अगर हम ब्रिक्स की बात करें, सार्क की बात करें, SCO की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट की बात करें, नेटो की बात करें, ये सारे क्या हैं? इनमें दो या दो से अधिक देश जिनके भी सदस्य हैं, ये सभी क्या हैं? ये मल्टीलैटरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। चलिए यहाँ कुछ प्रश्न बनेंगे जो कि आपके मेंस के एग्जाम में, ऐसे में और इंटरव्यू में संभावना रहेगी कि वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको इस विषय पर एक समझ बनाने की आवश्यकता है कि यूएसए ने कभी मल्टीलैटरलिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया, देशों को बाध्य किया अलग अलग तरीके से, और आज वो खुद ही अपने आप को यूरोप या एशिया या पूरी दुनिया की समस्याओं से अलग थलग करता चला जा रहा। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए, यहाँ पे जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। क्या बहुपक्षवाद का युग समाप्त हो चुका है? क्या अमेरिका जिसने इस व्यवस्था की नींव रखी आज उसी को कमजोर कर रहा है? और क्या ऐसे में भारत के पास अब एक मौका है कि वह ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को निभा सके? अब यहाँ पे कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत के पास आज से नहीं है। ये जो गुट निरपेक्षता की जो नीति है, नेहरू के समय जो चल रहा था, नैम जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, वह भी था। क्योंकि दुनिया आफ्टर 1945, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला और दूसरा होता है कम्युनिस्ट अप्रोच वाला। और भारत क्योंकि दोनों के ही लक्षणों को अपने अंतर्गत रखता था, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो भारत ने कहा कि दोनों ही समूह में जाने से भारत को नुकसान होगा, क्योंकि किसी एक पक्ष में जाएगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो भारत ने चुना मध्यम मार्ग और इस तरह से शुरुआत होती है एक ऐसी रणनीति की जिसमें हम किसी भी ग्रुप में जाए बिना विकासशील और अल्प विकसित देशों को नेतृत्व दें। तो भारत ने कुछ ऐसा ही किया। दुनिया में जो अगर हम बात करें कि एक बोला जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ, एक बोला जाता है ग्लोबल साउथ, और एक ये कैसे विभाजित किया? तो जितने भी विकसित देश हैं उन्हें ग्लोबल नॉर्थ के हिस्से में रखा जाता है, और जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं ये विकासशील और अल्प विकसित देश हैं। यहाँ पर कुछ ही ऐसे देश हैं जो नदर्न हेमिस्फीयर में होते हुए भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा आते हैं। वे सारे विकासशील देशों में, उसमें मुख्य रूप से चीन और भारत भी है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
सो देखा जाए कि क्या हुआ, कैसे बना, इसको समझें। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं दुनिया में एक नए तरह का वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश होता है और वहां पर बात की जाती है मल्टीलैटरलिज्म की या बहुपक्षवाद की। यहां पर अमेरिका ने इसको लीड किया, इसकी अगुवाई की, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था बनती, वर्ल्ड बैंक बनता है और IMF जैसी संस्थाओं का गठन किया जाता है। और ऐसे में अगर देखें तो वैश्विक तौर पर आपस में सहयोग को सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, 21वीं सदी के दूसरे दशक में आते आते अमेरिका को ऐसा लगने लग गया कि दुनिया की हर समस्या में उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण अमेरिका के हित सेकेंडरी हो गए हैं। और खास तौर से कुछ दक्षिणपंथी जो राजनीतिक दल हैं या इस तरह की सोच रखने वाले हैं, वे कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी पे हमें चलना। उन्हीं सोच से संबंधित वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनका कहना है कि अमेरिका अब इस व्यवस्था से अपने आप को अलग कर रहा। हुआ कैसे कि अमेरिका ने अपने आप को WTO से भी बाहर किया, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया, WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है, और वो इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं, जो नेतृत्व की जो उसकी भूमिका होती थी, उससे अपने आप को अलग थलग करता चला जा रहा है। सो यहाँ आते हैं कि आखिर क्या, अगर देखें तो कैसे इसने पहले स्थापित करने में अपना रोल अदा किया और फिर कैसे अपने आप को बाहर कर रहा। तो हम शुरुआत यहाँ से देखते हैं कि बहुपक्षवाद की स्थापना में अमेरिका की आखिर क्या भूमिका रही। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया जाता है और इसका उद्देश्य था वर्ल्ड पीस की बात करते हैं और वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को एनहांस करने की बात करते हैं, उसको डेवलप करने की बात करते हैं। देन फिर आता वेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि IMF और वर्ल्ड बैंक आ जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए जो गैट जो था, बाद में 1995 में कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके अंतर्गत भी पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड को पर्याप्त मौका मिले, इसके लिए इस तरह के नियम तय किए जाते हैं कि फ्री ट्रेड हो सके। तो अमेरिका यहाँ भी अगुवाई करता है, पूरी दुनिया के देशों को मजबूर भी करता है कि अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो आपको WTO का मेंबर बनना पड़ेगा और फ्री ट्रेड के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। देन अगर हम सामरिक गठबंधनों में देखें तो नाटो है, इसके अलावा बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग संगठन आज हैं जो कि सामरिक सहयोग के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने एक ऐसी प्रणाली को विकसित किया जहां पर कि हर देश अपनी बात को रखने में सक्षम होता था। लेकिन ये सिर्फ यहां पर लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, वास्तव में जितने भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो UN हो, UN की सिक्योरिटी काउंसिल हो, WTO, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सभी में विकसित देशों का बोलबाला था, दबदबा था। ऐसे में विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज नहीं सुनी जाती थी, इसलिए लगातार साउथ साउथ कॉपरेशन और इसके अलावा ग्लोबल साउथ की बातें होती रहीं। चलिए अब अमेरिका अपने आप को इस नीति से क्यों पृथक कर रहा है ये जानते हैं। तो देखिए, अमेरिका के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर वो चलेंगे, सबसे पहले अमेरिकियों के हितों को वो साधेंगे। तो उन्होंने बहुपक्षीय जितनी भी संधियां थी जिसमें कि किसी भी तरह की लाइबिलिटीज अमेरिका के ऊपर आती थी, उन्होंने अपने आप को उनसे बाहर करना शुरू कर दिया। WTO की जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट या अपीली संस्था को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया, WHO की फंडिंग में कटौती कर दी और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया। इसके अलावा नाटो और G7 दोनों में ही वे सदस्य हैं, उसके बावजूद नाटो और G7 के सदस्यों के साथ अमेरिका के लगातार मतभेद बने हुए हैं। यहां तक कि अपने पड़ोसी देश कनाडा के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर कनाडा चाहे तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इस बात के इच्छुक हैं कि अमेरिका के ऑलरेडी 50 राज्य हैं, वो 51वां 51st स्टेट के तौर पे कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लेंगे। तो जिस बात का कि कनाडा में काफी विरोध किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नीति पर वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चल रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या स्थितियां पैदा होती हैं कि वैश्विक स्तर पर देखें तो अब असमानता की स्थिति दिखती है और यहां पर उत्तर और दक्षिण का विभाजन बढ़ जाता है। और ये आधार क्या है? आर्थिक आधार है या बहुपक्षीय संस्थाओं में नेतृत्व के आधार पर। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितनी योजना या कार्यक्रम है उनमें वित्त की समस्या आ गई है। उसी तरीके से पूरी दुनिया भर में वैक्सीन्स या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, वहां पर भी हम देखते हैं कि कमी आती जा रही है, जो रिजल्ट्स हैं उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं।
इसके अलावा विकासशील देशों की आवाज़ कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि दुनिया में अब अगर देखें तो कैपिटलिस्ट अप्रोच का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, या फिर जो भी विकसित देश हैं उनका बोलबाला है। अगर हम ये बात करें वर्तमान में अगर देखें तो चीन जैसे देश भी अपनी जो ताकत है उसको लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं। उनका तरीका वही है जो आमतौर पर एक महाजन करता है कि देशों को कर्ज बांटिए और बदले में उनकी संप्रभुता पर कब्जा करते जाइए। अब अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर आपदा में अवसर भारत को प्राप्त हो सकते हैं, इस बात को देखें तो एक संकट का अवसर है, लेकिन भारत के लिए एक मौके की तरह इसको जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा भी कहते हैं भारत के लिए एक मौका है। तो चलिए भारत की भूमिका के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको जानना जरूरी है। तो G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अगर वैश्विक स्तर पर देखें कोरोना जैसी समस्या है तो बिल्कुल ये अगर अप्रोच रखेंगे तो हम सभी को फायदा होगा, या जलवायु परिवर्तन की घटनाएं अगर देखें जिस तरह की समस्याएं, उसके लिए भी अगर इस तरह की अप्रोच रखते हैं तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। अब अगली बात अगर देखें तो जनवरी 2030 में ग्लोबल साउथ समिट आयोजित की जाती है। भारत ने 125 से अधिक डेवलपिंग नेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो चाहे वो जलवायु की बात करें या वित्तीय समावेशन की बात करें, इन जगह पर भी हम देखते हैं भारत लगातार अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच अपनाता चला जा रहा है। और भारत का जो दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम और योग का जो दर्शन है पूरी दुनिया ने उसको मान्यता दी है। यहाँ तक कि 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस के तौर पर भी स्वीकार करती है। ऐसे में भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे भी मान्यता प्राप्त हो रही है। अब अगर हम यहाँ देखें कि भविष्य में क्या रणनीति होनी चाहिए भारत जैसे देश की, भारत की, जिससे कि वो ग्लोबल साउथ के देशों को नेतृत्व प्रदान कर सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वहाँ परमानेंट मेंबरशिप मिले। और भारत लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है। और भारत की एक डिमांड भी है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा दक्षिण दक्षिण जो सहयोग है इसको संस्थागत रूप दिया जाए और प्रौद्योगिकी और डेटा संप्रभुता पर, जहां पर कि अगर हम देखें तो भारत इस फील्ड में काफ़ी आगे है। तो भारत अगर यहाँ पर उन देशों को सहयोग करता है, नेतृत्व प्रदान करता है, तो भारत को यहाँ लीडरशिप अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता चला जा रहा है। देन फिर आता है कि स्थायी विकास लक्ष्यों में स्थानीय समाधान की, जहां पर भी जिस तरह की समस्या है, मान लीजिए अफ्रीका की समस्या, तो कहते हैं अफ्रीका की समस्या के लिए अफ्रीकी समाधान होना चाहिए, ना कि अमेरिका की तरफ से कोई समाधान थोपा जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कोई समाधान थोपा जाए। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंतर्गत इस बात पर अब बल दिया जा रहा है कि स्थानीय समस्या तो स्थानीय समाधान भी हो। वैश्विक वित्तीय ढांचे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पारदर्शिता और समावेशिता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ नए विकल्प ब्रिक्स जैसे देशों ने दे दिए हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके अलावा भारत लगातार जो भी कमजोर देश हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है और अपनी तरफ से वित्तीय मदद देता है। अभी 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में भारत के प्रधानमंत्री ने 5 अलग अलग देशों की यात्राएं की हैं और ये यात्राएं काफ़ी सफल रही। भारत के उन देशों के साथ व्यापारिक और सामरिक रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। यहाँ तक कि कई देशों में जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते तो भारत को वहाँ से आपूर्ति के भी दरवाजे खुल गए हैं। अब सवाल आता है यहाँ पर कि किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो अमेरिका ने जिस बहुपक्षीय व्यवस्था की नींव रखी अब वह कमजोर हो रही है। ऐसे में भारत और वैश्विक दक्षिण के देशों के पास अवसर है कि वे एक नया न्याय संगत समावेशी सहयोग पर आधारित वैश्विक प्रणाली का विकास करें। और भारत ना केवल अपनी आवाज को बुलंद करके बल्कि वह ऐसे विश्व का नेतृत्व करे जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं? तो बिल्कुल यहाँ चैलेंजेस हैं, क्योंकि भारत अभी एक डेवलप्ड नेशन नहीं है और भारत के लिए कुछ सीमाएं हैं। जैसे भारत के पास उतने संसाधन नहीं हैं जिस तरह के संसाधन अमेरिका या यूरोपीय देशों के पास है। भारत के पास अपनी एक बड़ी आबादी है और उसको भी संसाधन उपलब्ध कराने की चुनौती भारत के समक्ष लगातार है। ऐसे में यही तरीका सबसे बेहतर होगा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस जैसे देश मिल करके सहयोग को आगे बढ़ाएं और न्यू डेवलपमेंट जो बैंक जो बनाया है, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक का एक पर्याय के तौर पे बनाया गया है, उसे विकसित करने में आपस में सहयोग को बढ़ावा दें।
जिससे कि अगर अमेरिका यहाँ पे जाता और वैक्यूम क्रिएट होता तो ये सभी के सभी देश, क्योंकि देखिए जब सारा ग्रुप एक साथ नेतृत्व करेगा तो यहाँ पर आपस में होड़ नहीं होगी, किसी तरह का अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, जिसके कारण जैसा कि एक समय दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई थी तो आज मल्टीलैटरलिज्म को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सके, किसी एक के पास इतनी ताकत ना हो कि वह दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो एनालिसिस है हिंदू न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल का, ये आपके एग्जाम, मेंस के एग्जाम में, ऐसे में, इंटरव्यू में बहुत आपके काम आएगा। और अब तक आप हमारे साथ अगर बने हुए हैं, आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये विश्लेषण या एनालिसिस कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसके नोट्स आपको चाहिए तो आपको हजेला इस एकेडमी की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर इसके नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने बेल बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, मैं हूं यशोवर्धन। हजेला IAS में आप लगातार बने रहिए और लगातार आपकी जो भी जिज्ञासाएं हम उनका समाधान करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।